Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं लेकर आई हूँ। ये सवाल गारंटेड अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आप सबके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ हमेशा की तरह मैं इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी देने वाली हूँ ताकि इजीली आप सभी अच्छा स्कोर कर सकें। पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए 30 डेज कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जहां पर स्टूडेंट्स डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका 100% सिलेबस एग्जामिनेशन से पहले पूरा करवा दिया जाएगा। इस कंप्लीट कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे जहां पर एग्जाम के लेवल के हिसाब से आपकी तैयारी करवाई जाती है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है जिसमें 30 मॉक टेस्ट इंग्लिश में और 30 हिंदी में आपको मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले इन मॉक टेस्ट को अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो गारंटी है कि आप 100 में से पेपर वन में 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक जिसमें यूनिट वाइज क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है। एंड यकीन रखिए कि इस सीरीज के बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि 50% ऑफ इस न्यू बैच के लिए हम आपको दे रहे हैं। आप सभी को कोई भी डाउट्स है या ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, लेकिन उससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पर आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। इस तरीके से आपको कोर्स मिलेगा। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो आपके सामने फ्री वीडियोस है। सेपरेट मेरा कोर्स है जहां पर आप देख सकते हो कितने ज्यादा मॉक टेस्ट है। जितने भी क्लासेस रहते हैं उनके पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नोट्स आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये जो भी वीडियोस हैं ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाए गए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी गिवन नंबर्स पर इजीली कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, थीसिस इज ऑल्सो नोन एज। सो रिसर्च की जब भी हम लोग बात करते हैं तो रिसर्च में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है थीसिस। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस आर रिसर्च रिपोर्ट, मोनोग्राफ, डिसर्टेशन एंड बुक। ठीक है, तो रिसर्च रिपोर्ट को बोला जाता है अनुसंधान रिपोर्ट, प्रबंधन, निबंध और पुस्तक। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डिसर्टेशन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए थीसिस या डिसर्टेशन क्या होता है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक कैंडिडेट सबमिट करवाता है। ठीक है, जिसमें क्या लिखा होता है, जिसमें कि किसी पर्सन की एकेडमिक डिग्री या फिर उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एंड ये होता है रिसर्च एंड फाइंडिंग्स में ऐड। ठीक है, इसके अलावा जो थीसिस होती हैं उसमें हम लोग अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने ओपिनियंस एंड जो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हमारे पॉइंट्स होते हैं उन सब चीज़ों को ऐड करते हैं। ठीक है, next question is, which of the following is not true about e-journals? So they are distributed through digital methods. ठीक है, यानी कि जितने भी डिजिटल तरीके होते हैं उसके थ्रू उनको वितरित किया जाता है लोगों के बीच में। दूसरा ऑप्शन है दे आल्सो हैव एडिटर्स एंड एडिटोरियल्स बोर्ड्स। तो जितने भी संपादक और संपादकीय बोर्ड होते हैं वो सब इसमें ऐड किए जाते हैं। तीसरा होता है दे आर पब्लिकेशंस ऑफ सीरियल नेचर। नेक्स्ट है दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ई जर्नल्स होते क्या हैं। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये पीरियोडिकल पब्लिकेशंस होती हैं विच इज पब्लिश्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। जैसे ईमेल होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हम लोग मैसेजेस करते हैं। ठीक है, वैसे ही ई जर्नल के केस में हम क्या करते हैं, पब्लिकेशंस को पब्लिश करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। जनरली इसमें इंटरनेट यूज किया जाता है। ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स होते हैं इसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होती हैं ओवर ट्रेडिशनल प्रिंटेड जर्नल्स। तो इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं, वो ये होती हैं कि इसको घर पे बैठ के हम लोग कहीं से भी सबमिट कर सकते हैं। हमें ऑफिस में जाकर सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर जो हमारे गाइड है डायरेक्टली उनके पास जाकर सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके अलावा यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं। इनके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ई जर्नल से रिलेटेड। दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं इसमें पहला आता है कि ये हमें टाइमली एक्सेस प्रोवाइड कराता है। एंड स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया था नॉट ट्रू, यानी कि वी हैव टू फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, हमें इंटरनेट चार्जेस एंड ये सब चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती हैं।
ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें हम लोग जितने भी हमारे नोट्स हैं, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिजिटल मेथड्स के थ्रू। ठीक है, इसमें एडिटर्स भी होते हैं एंड एडिटोरियल बोर्ड्स भी होते हैं एंड सीरियल वे में इसको हम लोग पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें टाइमली एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं ये। ठीक है, एंड ये जो सर्चिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसको भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये फिजिकल स्टोरेज स्पेस को भी सेव करते हैं। अब जैसे हमारे पास फाइल्स हैं, हमारी रिपोर्ट्स हैं, अगर हम लोग उनको मतलब हार्ड कॉपी रखेंगे तो उनको रखने के लिए भी हमें कोई सेपरेट जगह चाहिए। ठीक है, तो ये फिजिकल स्टोरेज स्पेस को भी कवर करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन को भी ऐड कर सकते हैं। मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन का मतलब होता है इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सब चीज़ों के थ्रू हम अच्छे से अपने जर्नल को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई फिजिकल प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एंड ये जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, यानी कि इंटरनेट की हेल्प से ही हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड। तो जितने भी रिपोर्टिंग के फॉर्मेट्स होते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग के प्रारूप होते हैं, उसको फॉर्मली हम कैसे जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। पहला है डॉक्टरल लेवल थीसिस, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर्स, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, सिंपोजिया। तो ये जितनी भी टर्म्स है ना, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि कॉन्फ्रेंस क्या होता है, वर्कशॉप, सेमिनार एंड सिंपोजिया, ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को समझाती हूँ इन सबके मीनिंग। तो अगर हम लोग बात करें सेमिनार्स की, ठीक है, तो सबसे पहले सेमिनार्स की बात करते हैं। तो सेमिनार और वर्कशॉप ये दोनों जो है ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में ये राइट आंसर नहीं है, अभी मैं बताती हूँ, सिर्फ मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो सेमिनार्स और वर्कशॉप्स शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है टू हेल्प वर्किंग पीपल एनहांस देयर स्किल्स। ठीक है, अब जैसे मेरी कोई स्किल है, मैं उसको और अच्छे से सीखना चाहती हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स और सेमिनार्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेमिनार जो होते हैं ये बेसिकली लेक्चर ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, एंड इसमें जो अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग अगर पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो हम लोग सेमिनार्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड वर्कशॉप्स क्या होते हैं, इसमें हम लोग ज़्यादातर डेमोन्स्ट्रेशन को देखते हैं, यानी कि सेमिनार में सिर्फ लेक्चर के थ्रू हमें चीज़ों को समझाया जाता है। वर्कशॉप में क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं हैंड ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझाई जाती हैं एंड इसको तब यूज़ किया जाता है अगर कम पार्टिसिपेंट्स होंगे। ठीक है, तो इसको आपने ऐसे याद रखना है कि जहाँ पे कम लोग होंगे वहीं पे हम लोगों को काम जो है वो बहुत अच्छे से सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट आता है सिंपोजिया, या फिर इसको हम सिंपोजियम बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपोजियम इज नथिंग बट इट इज़ अ मीटिंग। ठीक है, जिसमें कि एक्सपर्ट्स आते हैं एंड वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एंड इसको हम लोग स्मॉल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, इसको हम लोग स्मॉल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 का डॉक्टरल लेवल थीसिस, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शनल सप्लीमेंट ऑफ अ रिसर्च पेपर। तो रिसर्च पेपर में ऑप्शनल सप्लीमेंट क्या होता है, यानी कि जिस चीज़ को ऐड करना ज़रूरी नहीं है, करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो ऑप्शंस आर फुटनोट, अपेंडिक्स, ग्लॉसरी, बिब्लियोग्राफी। तो ये भी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when academicians are called to deliver lecture or presentation to an audience on certain topic or a set of topic of educational nature, that is called, यानी कि अगर हम लोग किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं लेक्चर डिलीवर करने के लिए, ठीक है, किस पे लेक्चर डिलीवर करना है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर डिलीवर करना है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप और सिंपोजियम। तो इनके मीनिंग मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इजीली आप लोग आंसर कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सेमिनार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो थीसिस में हम लोग जैसे पूरी रिपोर्ट बनाते हैं, इसमें हम लोग फिगर्स, डायग्राम्स, टेबल्स, ये सब चीज़ें ऐड करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है,
ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अपेंडिक्स, अ सेपरेट चैप्टर, द कंक्लूडिंग चैप्टर, द टेक्स्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। तो जहाँ पे भी अपेंडिक्स की बात की जाती है, यानी कि जो थीसिस में हम लोग फिगर और टेबल ऐड करते हैं, वो होता है ये। आप लोगों ने कभी भी किसी बुक में देखा होगा, कोई भी आप लोग बुक देख लीजिए किसी भी सब्जेक्ट की, वहाँ पे अपेंडिक्स का एक अलग से सेक्शन होता है एंड उसमें जितने भी फिगर्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, उनका जो है उनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कोर एलिमेंट्स ऑफ अ डिसर्टेशन आर। तो डिसर्टेशन मतलब थीसिस, तो इसके कोर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला है इंट्रोडक्शन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। तो यहाँ पे सिंपल यही पूछा गया है कि डिसर्टेशन में क्या क्या चीज़ें मेनली हमें ऐड करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव समरी, लिटरेचर रिव्यू, डेटा गैदर्ड, कंक्लूजन्स एंड बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है रिसर्च प्लान, रिसर्च डेटा एनालिसिस एंड रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ना सीक्वेंस बताया गया है, इससे इन सीक्वेंसेस को जो है वो सेपरेट किया गया है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मैथडोलॉजी, यानी कि रिसर्च के लिए हमने कौन सी मेथड को यूज किया है। एंड नेक्स्ट है रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सबसे पहले थीसिस में हम लिखते हैं अपने टॉपिक की इंट्रोडक्शन, उसके बाद लिखते हैं डेटा कलेक्शन की, कहाँ से हमने डेटा को कलेक्ट किया, क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की। उसके बाद हम लिखते हैं डेटा एनालिसिस की, कैसे हमने डेटा को एनालाइज किया कि क्या ये इस पर्टिकुलर चीज़ से रेलिवेंट है या नहीं है। उसके बाद हम ऐड करते हैं कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिटन फॉर्मेट ऑफ अ रिसर्च वर्क इज नोन एज। तो जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं, जैसे यूजीसी नेट एग्जाम हम लोग दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग पीएचडी करेंगे या फिर वैसे ही कोई स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं तो रिसर्च करनी होती है। ठीक है, तो उसमें जो भी रिटन फॉर्मेट होते हैं उसको क्या बोला जाता है? पहला है रिसर्च पेपर, मोनोग्राफ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड लास्ट इज रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली बोला जाता है रिसर्च रिपोर्ट। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं रिसर्च पेपर एंड रिसर्च रिपोर्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर है रिसर्च रिपोर्ट। तो ये क्या होता है? ये एक वेल क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, जो कि हमारे रिसर्च का पूरा प्रोसेस, डेटा, हमारा फाइंडिंग्स या फिर जो हमारी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है पूरे प्रोसेस में, पूरे रिसर्च में, उसको हम लोग रिसर्च रिपोर्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि फर्स्ट हैंड अकाउंट, एक रिसर्च प्रोसेस में फर्स्ट हैंड अकाउंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉन्ग ऐसे ऑन अ सिंगल पीस ऑफ वर्क इज कॉल्ड। यानी कि एक सिंगल पीस ऑफ वर्क, एक छोटा सा काम है, एक काम है जिसपे हमने लॉन्ग ऐसे लिख दिया है रिसर्च के लिए। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? रिसर्च रिपोर्ट, मोनोग्राफ, डिसर्टेशन और बुक। तो बुक तो देखो ये नहीं होती है, आप सभी को पता है बुक क्या होती है। डिसर्टेशन हमने डिस्कस किया, रिसर्च रिपोर्ट भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इसका राइट आंसर है मोनोग्राफ। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आप लोगों को लॉन्ग ऐसे या फिर लॉन्ग सेक्शन की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोग्राफ्स। ठीक है, सो रिसर्च मोनोग्राफ्स जो होते हैं ये सेपरेटली पब्लिश्ड रिपोर्ट्स होती हैं ऑन ओरिजिनल रिसर्च दैट आर टू लॉन्ग, टू स्पेशलाइज्ड और अदरवाइज अनसुटेबल फॉर पब्लिकेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें हर एक चीज़ को यहाँ पे जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिसर्च मैथडोलॉजी इंटरप्रिटेशन इज द सर्च ऑफ। ठीक है, तो रिसर्च में इंटरप्रिटेशन जो है उसका क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है स्टेटिस्टिकल डेटा, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च फाइंडिंग्स एंड रिसर्च प्लान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज रिसर्च फाइंडिंग्स। तो किसी भी हमारे रिसर्च में, ठीक है, जो प्रिंसिपल आउटकम होते हैं किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के, उसको बोला जाता है रिसर्च फाइंडिंग्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये प्रोजेक्ट करते हैं कुछ टाइप के सजेशंस को एंड ये रिवील करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। ठीक है, ये इंडिकेट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को। तो आपने बस यही याद रखना है कि रिसर्च फाइंडिंग्स में हमारे जितने भी आउटकम्स हैं, यानी कि जितने भी आउटपुट्स हैं, उनका सजेशन, उनको रिवील करना एंड उनको इंडिकेट करना, ये सब काम इसके अंडर किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, एंड इन 10 क्वेश्चंस में अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे हमें बता सकते हो।
आप सभी स्टूडेंट्स को पेपर वन में हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूँ। अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इस ग्रुप की खास बात ये है कि आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो तो डायरेक्टली मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो भी मेरी क्लासेस रहती हैं उनके पीडीएफ्स और लिंक्स आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। एंड बहुत आसानी से आप सभी पेपर वन में एटलीस्ट 100 में से 80 प्लस स्कोर कर सकें। तो आपके प्रॉपर गाइडेंस के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप सबको फ्री में जॉइन कर लेना है। Journalistic style of writing a research report are permissible in which of the following research? तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि जो व्यक्तिगत शैली होती है रिसर्च रिपोर्ट को लिखने के लिए, तो कौन से टाइप के रिसर्च में इस चीज़ की परमिशन हम लोगों को मिलती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि पर्सनलिस्टिक स्टाइल्स होते क्या हैं। तो ये एक क्वालिटी होती है किसी एक पर्सन के एक्सप्रेशन या किसी एक पर्सन का बिहेवियर होता है जो कि वो यूज़ कर सकते हैं रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के दौरान। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे ऐसा मेथड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च की। ठीक है, सो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में क्या होता है, जो भी मतलब हमारे पास डेटा हमने ऑब्टेन किया होता है रिसर्च के दौरान, ठीक है, उस डेटा का जो भी एनालिसिस होता है उसको हम लोग थ्योरी में कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, थ्योरी के थ्रू हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, तो जो ग्राउंड थ्योरी रिसर्च होता है ये एक सिस्टमैटिक एंड इंडक्टिव नेचर का जो है रिसर्च का टाइप होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी होता है। ठीक है, एंड इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। जैसे कि रिसर्च में हमने बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है एंड हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आती हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को डेफिनेशंस बता रही हूँ, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि पर्सनलिस्टिक स्टाइल कौन सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी कि इसमें पार्टिसिपेंट जो है यानी कि जो रिसर्चर है उसकी क्या ऑब्जर्वेशन है उस पे बेस्ड होंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो ये जो है ये डेटा कलेक्टेड बाय इटसेल्फ। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में हमेशा आता है डेटा कलेक्टेड बाय इटसेल्फ, यानी कि जो रिसर्चर है उन्होंने खुद से डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, एंड इस प्रोसेस में जो रिसर्चर है वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है क्योंकि वो खुद से ही सारा काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना जिसमें डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा कलेक्शन का प्रोसेस होता है, ये सब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि रशियन वॉर पे अगर रिसर्च कर रहे हैं तो ये क्या है होगी, ये एक हिस्टोरिकल रिसर्च होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास केस स्टडी रिसर्च। इसमें कोई भी सैंपल जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, ये एक डिटेल्ड और स्पेसिफिक स्टडी होती है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में उनको एनालाइज करते हैं लेकिन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, तो ये है हमारे 5 रिसर्च के टाइप्स। अब इसमें राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ऑप्शन नंबर सी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, एंड ऑप्शन नंबर ई दैट इज केस स्टडी रिसर्च। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Next question we have is, when two or more successive footnotes refer to the same work, which one of the following is used? ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा सक्सेसिव फुटनोट्स को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, एक ही काम के लिए, जो कि एक ही काम को रेफर करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, किस नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आर IBID, ET.AL, OP.CIT, LOC.CIT। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को इन सब के मतलब पता होने चाहिए, इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहला है IBID। ठीक है, इसका मतलब होता है सेम स्पेस। ठीक है, इसका मतलब होता है सेम स्पेस। तो ये क्या रेफर करता है, इट रेफर्स टू द वर्क साइटेड इन द प्रीसीडिंग फुटनोट और टू द प्रीसीडिंग वर्क विद इन द सेम फुटनोट। ठीक है, तो इसमें जैसे डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं एक ही ऑथर के, ठीक है, तो उसको हम सेम फुटनोट जो है उस केस में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आता है ET.AL। ठीक है, सो ET.AL का मतलब होता है अदर, AL का यहाँ पे मतलब है अदर। ठीक है,
ईटी का मतलब है यहाँ पे मीनिंग। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने याद रख लेना है, ठीक है। एंड अदर्स हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक ऑथर है, उसका नाम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मेंशन हो चुका है, ठीक है, तो हम उसके बाद वहाँ पे उसका नाम ऐड नहीं कर सकते। व्हेन अ सोर्स हैज 3, 4 और 5 ऑथर्स, लिस्ट ऑल ऑथर्स द फर्स्ट टाइम द सोर्स इज साइटेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है op.cit। तो इसका मतलब होता है, ये एक लैटिन फ्रेज है, ठीक है, जिसका मतलब होता है इन द वर्क साइटेड। OPCIT मतलब इन द वर्क साइटेड, ठीक है। इसको यूज किया जाता है एंड नोट पे, ठीक है, या फिर फुट नोट पे भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड ये रेफर करता है द रीडर टू अ प्रीवियसली साइटेड वर्क। नेक्स्ट आता है LOC.CIT, ठीक है। इसका जो है ये एक फुट नोट है, या फिर इसको हम एंड नोट भी बोलते हैं, जो कि एक रिपीटेड टाइटल या फिर एक पेज नंबर पे गिवन होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर काम के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग राइट आंसर देखें तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, दैट इज IBID। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट इज अ मस्ट, ठीक है। तो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, तो क्या होते हैं रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, वो कहाँ पे ज़रूरी होते हैं, किस स्टेप में ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है रिसर्च आर्टिकल, सेमिनार पेपर प्रेजेंटेड, थीसिस और रिसर्च सिनॉप्सिस, ठीक है। तो ये सभी टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप लोगों को इनके मीनिंग पता होने चाहिए। पहला होता है रिसर्च आर्टिकल। तो रिसर्च आर्टिकल रिपोर्ट जो होता है ना, वो रिपोर्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स पे, ठीक है। जो ओरिजिनल रिसर्च होती है उसके रिजल्ट पे ये रिपोर्ट करता है, जिसमें कि ये पर्टिकुलर रिसर्चर का कंट्रीब्यूशन, इनका नॉलेज, ये सब चीज़ों को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च आर्टिकल जो होते हैं, इसमें हमारे पास टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड रेफरेंसेस इंक्लूडेड होते हैं। दूसरा आता है सेमिनार पेपर प्रेजेंटेड। तो इसको अगर हम लोग सेमिनार पेपर बोले, तो सेमिनार पेपर जो होते हैं ये एक ओरिजिनल रिसर्च पीस होता है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक टॉपिक को, ठीक है, जिसको कि हम लोग एकेडमिक सेटिंग के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं किसी एक ग्रुप में, ठीक है। अपने आसपास के जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेमिनार जो होता है उसमें आती है इंट्रोडक्शन, जिसको कि एब्स्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, बैकग्राउंड, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। नेक्स्ट आता है हमारे पास थीसिस, ठीक है। सो थीसिस या फिर डिसर्टेशन इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, एक टेक्स्ट होता है जो कि डिस्क्राइब करता है किसी ऑथर के वर्क को, एंड रिजल्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है इन सपोर्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर एन एकेडमिक डिग्री और देयर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें टाइटल पेज आता है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट आता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, डिस्कशन, ठीक है, जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं उनका इंट्रोडक्शन, मैथडोलॉजीज। नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास रिसर्च सिनॉप्सिस। सो रिसर्च सिनॉप्सिस एक स्टेटमेंट है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका अपना एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है, हाइपोथेसिस होते हैं, प्रोसीजर एंड डिज़ाइन होता है एक पर्टिकुलर स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। एंड जो रिसर्च सिनॉप्सिस होते हैं ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही तरह की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थे 4 ऑप्शंस जो गिवन है यहाँ पे। तो अब देखते हैं, डायरेक्ट आप लोग आई होप बता सकते हो कि राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1, 2 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक रिसर्च प्रॉब्लम मतलब किसी भी प्रॉब्लम पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड जो रिपोर्ट हमने बनाई थी दैट वाज डिस्कस्ड इन अ स्कॉलर्स मीट एंड द रिसर्चर वाज सजेस्टेड टू चेंज द टाइटल, ठीक है। तो एक रिसर्चर्स की, एक स्कॉलर्स की मीट में उस जो रिपोर्ट को है डिस्कस किया गया, एंड वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोग क्या करो, अपनी जो रिसर्च है उसका टाइटल चेंज कर दो, ठीक है। एंड हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो वो हमें ये सजेस्ट करते हैं। तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में काउंट करेंगे, पहला आता है लॉजिकल एंड अप्रोप्रिएट, नेक्स्ट है प्रोसेसेस सिस्टमेटाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट, नेक्स्ट है इलॉजिकल एंड नॉट डिजायरेबल, नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द वैलिडिटी ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन सभी के मीनिंग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टाइटल क्या होता है, ठीक है। टाइटल जो है वो पहली चीज़ होती है जो एक रीडर पढ़ता है। अब कोई बुक है, हम बुक में सबसे पहले बुक का टाइटल पढ़ते हैं, चैप्टर का टाइटल पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग हाईलाइटेड पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना, किसी चीज़ को गेस करना, ठीक है। तो हाइपोथेसिस इज अ प्रिसाइज एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट अबाउट द प्रिडिक्टेड आउटकम ऑफ द स्टडी,
ठीक है, एंड ये क्या होता है कि वैलिडिटी बताता है ये रिसर्च हाइपोथेसिस की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहले ही मैंने बता दिया कि हाइपोथेसिस क्या करता है, ये किसी चीज़ की वैलिडिटी से हमें रिलेट करता है। तो अगर आपको ये बेसिक स्टेटमेंट पता होगी तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर कर सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द टू सेट्स, ठीक है, सेट 1 एंड सेट 2 दिया गया है हमारे पास। सेट 1 में है फॉर्मेट ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड सेट 2 में है डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो थीसिस, डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर, वर्कशॉप, सेमिनार। ठीक है, ये 4 बेसिक स्टेटमेंट्स हैं जिनको कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। नेक्स्ट है यहाँ पे इनकी जो फीचर्स हैं बेस्ड ऑन फ्री व्हीलिंग ऑफ आइडियाज। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि फ्री व्हीलिंग पे फोकस करती है। नेक्स्ट है टारगेट ऑडियंस, ग्रुप बेस्ड रिफ्लेक्शन। तो आप लोगों को अगर ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी कौन सी होती है वो पता है तो आप लोग विद इन अ सेकेंड इसका आंसर जो है वो बता सकते हो। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव डिलिब्रेशंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थीम्स। अगेन यहाँ पे एक कीवर्ड दिया गया है थीम। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑन अ समरी ऑफ रिसर्च डन, कि जो भी प्रेजेंटेशन है उसकी समरी पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है जिसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें थीसिस या डिसर्टेशन की, तो डिसर्टेशन क्या होता है, ये डिग्रीज होती हैं। ठीक है, सच दैट MSc MPhil ये सब चीज़ें, एंड जो थीसिस होती है ये होती है डॉक्टरल लेवल पे। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, तो कहीं ना कहीं इनका कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि थीसिस की अगर हम बात करें तो वो होती है PhD के टाइम पे जो हम लिखते हैं। डिसर्टेशन होती है जैसे MPhil के टाइम पे जो हम यूज़ करते हैं या MSc के लिए जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो थीसिस होती हैं ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है। इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डिसर्टेशन और थीसिस। राइटिंग इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी, यानी कि इसका जो भी फॉर्मेट है वो एक यूनिवर्सिटी हमें बताती है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिसर्च पेपर। तो रिसर्च पेपर में हमेशा समरी से रिलेटेड चीज़ें होती है। ठीक है, ये कॉमन फॉर्म होती है एकेडमिक राइटिंग की। रिसर्च पेपर का एक और की वर्ड है यहाँ पे, वो है एकेडमिक राइटिंग। तो जहाँ पे भी ये टर्म नजर आएगी दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू रिसर्च पेपर, एंड ये समरी ऑफ रिसर्च से रिलेटेड होती है दैट हैज़ बीन डन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो है वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में क्या होता है, एक ग्रुप होता है पीपल का, ठीक है, जो कि शेयर करते हैं कॉमन इंटरेस्ट या फिर किसी कॉमन प्रॉब्लम पे ये लोग बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक टारगेटेड इशू पे या फिर टारगेटेड प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। ठीक है, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेमिनार। तो सेमिनार्स जो है वो फोकस करते हैं सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, जिसमें कि हर एक पर्सन जो है वहाँ पे प्रेजेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो सेमिनार्स फॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है जिसको कि रेगुलर बेसिस पे, यानी कि इसको वीकली या फिर मंथली जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, रेगुलर एक ये जॉब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मैंने सभी की डेफिनेशंस आपको बता दी है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज दिस। ठीक है, सो ए का आंसर है 5th, यानी कि थीसिस एंड डिसर्टेशन सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक फॉर्मेट होता है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, इससे याद रख लेना है। ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी इस चीज़ को हमें बताती है जहाँ से भी हम लोग PhD कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर एक प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, जिसमें जो भी हमने रिसर्च की है उसकी एक समरी यहाँ पे हम प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड ऑप्शन वर्कशॉप। ठीक है, यानी कि जो भी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी होती है। मैंने आप लोगों को कीवर्ड बताया था कि ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी की बात हो तो वहाँ पे वर्कशॉप होता है। सेमिनार से मतलब है हमारा कि एक डिलिब्रेशंस बेस्ड स्पेसिफिक थीम होती है, ये कीवर्ड मैंने आप लोगों को अभी बताया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को बेसिक स्टेटमेंट्स हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट। तो किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में हम लोग बिब्लियोग्राफी को क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। ठीक है, जो आगे भी रिसर्च करना चाहते हैं उनको ये हेल्प करती है। नेक्स्ट है शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, यानी कि जो रिसर्चर है जिसने ये बिब्लियोग्राफी ऐड की है, जिसकी वो रिसर्च है, उसके बारे में उसका वास्ट नॉलेज जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है ये। नेक्स्ट है मेक्स द रिपोर्ट ऑथेंटिक, यानी कि इसी की वजह से ऑथेंटिसिटी मिलती है रिपोर्ट को। नेक्स्ट है इट इज़ एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये ज़रूरी ही है ही नहीं,
ठीक है, इसको ऐड करो चाहे ना करो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो रिसर्च रिपोर्ट में क्या होता है, रिसर्च रिपोर्ट पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक रिसर्च का ही प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली प्रेजेंट करते हैं एक रिसर्चर की एक्टिविटी को, एंड उनकी जो स्टडी है उसका जो फाइनल रिजल्ट है, उन सब चीज़ों को हम वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड इसमें जो बिब्लियोग्राफी होती है इसको हमेशा एंड में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे बुक के एंड में कोई चैप्टर होगा, बुक के एंड में जो बुक का पूरा कंक्लूजन होगा, उसी तरह से इसमें बिब्लियोग्राफी जो है वो ऐड की जाती है। ठीक है, सो बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, ये हमें प्रोवाइड करवाती है क्रेडेंशियल टू योर ओन थॉट्स, कि हमने पूरी रिसर्च के दौरान क्या सोचा, हमारे व्यूज़ क्या थे, कहाँ कहाँ से हमने डेटा कलेक्ट किया, ये सब चीज़ें। ठीक है, एंड ये जो किसी पर्टिकुलर पर्सन का वर्क होता है उसको एक्नॉलेज करता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो फर्दर रिसर्च के लिए भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो अगर बिब्लियोग्राफी देखेंगे तो उनको बहुत हेल्प हो जाएगी, उनको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है, क्या क्या इश्यूज हमने फेस किए होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट एंड डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ ब्रॉड साइंटिफिक टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल सा अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि कौन सा मोस्ट रीसेंट एंड डिपेंडेबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का जो कि एक ब्रॉड साइंटिफिक टॉपिक पे काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस आर रिसर्च पेपर, बिब्लियोग्राफी, रिव्यू आर्टिकल एंड न्यू टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रिसर्च पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड। ठीक है, मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा पेपर 1 में इसी तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे असर्शन गिवन, दैट इज यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च फैसिलिटेट्स एक्सेस एंड एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। यानी कि अगर हम आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि हम कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं रिसर्च के दौरान, तो इसके थ्रू हम लोग एक्यूरेसी से रिसर्च फाइंडिंग्स अपनी कर सकते हैं। इसका रीज़न दिया गया है, बोला गया है क्योंकि रिसर्चर हैज़ टू फॉलो वेरियस स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग एंड फॉर्मेट वाइल राइटिंग अ थीसिस विद एन इंटेंट फॉर डिलीवरिंग सपोर्ट फ्रॉम आईसीटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि रिसर्चर को बहुत ज़्यादा स्टाइल्स यूज़ करने पड़ते हैं रेफरेंसिंग के, जिसके थ्रू वो अच्छे से थीसिस लिख सके और अच्छे से अपनी रिसर्च कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आर, यहाँ पे बोला गया है कि ए एंड आर दोनों ही ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे बोला गया है कि ए करेक्ट है बट आर जो है वो गलत है। ठीक है, ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की कोई भी बात नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आईसीटी के जो टूल्स होते हैं वो मेनली रिसर्चर्स यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, नॉलेज को गैदर करने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग नॉलेज गैदरिंग प्रोसेस भी बोलते हैं आईसीटी के केस में। ठीक है, इससे क्या होता है कि एनहांस कर सकते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट को। इसके अलावा रिसर्चर जो है वो अपनी वैल्यूज़ को जनरेट कर सकता है, क्रिएटिविटी को जनरेट कर सकता है। ठीक है, अपनी ओरिजिनलिटी को जो है वो जनरेट कर सकता है अगर वो आईसीटी को यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोला गया है कि वो अपनी थीसिस को ही जो है अच्छे से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। तो अगेन यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा गया है रिसर्च रिपोर्ट से रिलेटेड कि कौन सा इसमें ऐड नहीं किया जाता। पहला है एक्नॉलेजमेंट्स, प्रीफेस और फॉरवर्ड, नेक्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट, क्वेश्चनेयर्स। ठीक है, तो रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, इसमें हम लोग, मैंने आप लोगों को बताया कि एक रिसर्च का ही प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन होती है किसी भी रिसर्चर की एक्टिविटी की एंड उसके रिजल्ट्स की। ठीक है, तो रिसर्च रिपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती, पहली आती है टाइटल, दूसरा आता है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐड नहीं किया गया, तो एक्नॉलेजमेंट तो हमने ऐड कर दिया। ठीक है, टाइटल, एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन, देन आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्पस ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट इज अजम्पशंस, नेक्स्ट इज लिमिटेशंस एंड नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ द टर्म।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए, मैंने सभी चीज़ें ऐड कर दी। इसके अलावा बजट आता है, डिज़ाइन ऑफ द स्टडी आता है, स्कोप ऑफ डेटा, सैम्पलिंग प्रोसीजर्स, एनालिसिस ऑफ डेटा, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट भी आता है, तो इसको भी हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट आता है इसमें कंक्लूजन्स, एंड नोट्स, मोर फाइंडिंग्स एंड देन क्वेश्चनियर्स, ठीक है, क्वेश्चनियर, बिब्लियोग्राफी, अपेंडिक्स, ये सब चीज़ें। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को ये पूरी लिस्ट याद है तो आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिब्लियोग्राफी ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। तो अगेन यहाँ पे बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बोलता है कि लिस्ट ऑल द बुक्स पब्लिश्ड ऑन द टॉपिक, यानी कि जो भी हमारा रिसर्च का टॉपिक था उसके लिए हमने जितनी भी बुक्स का रेफरेंस लिया उसको यहाँ पे ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है लेंड्स क्रेडिबिलिटी टू द रिपोर्ट एंड सर्व्स एज अ गाइड फॉर फर्दर रिसर्च, ठीक है, कि जो क्रेडिबिलिटी होती है एक रिपोर्ट की, ठीक है, एंड अगर किसी और ने आगे रिसर्च करनी है तो उसको एक गाइड के रूप में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है इट इंक्लूड्स समराइज ऑफ रेफरेंसेस लिस्टेड इन इट, ठीक है। नेक्स्ट इज इट ऑलवेज रिटन इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। यहाँ पे ये बोला गया है कि इसका जो फॉर्मेट होता है बिब्लियोग्राफी का वो एपीए के थ्रू ही हमेशा असाइन किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को देखें तो मैं बता चुकी हूँ कि बिब्लियोग्राफी क्या होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके पॉइंट्स, इसके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। ये जो है वो क्रेडेंशियल यूज प्रोवाइड करवाता है टू योर ओन थॉट्स, ठीक है, हमने क्या यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, उन सब चीज़ों को ये हमें कलेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्रिटिक योर वर्क बाय लुकिंग एट योर सोर्स ऑफ रेफरेंसेस। तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इट लेंड्स क्रेडिबिलिटी टू द रिपोर्ट एंड सर्व्स एज अ गाइड फॉर फर्दर रिसर्च। द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सैम्पलिंग का तरीका जो है वो प्रोबेबिलिटी की कैटेगरी में नहीं आता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमेशा नॉट टर्म पे फोकस रखना है, ठीक है। तो पहले मैं बताती हूँ कि सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है। मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप है हमारे पास इंडिविजुअल्स का, जिस ग्रुप के थ्रू हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च के लिए, ठीक है। तो इसी में हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है उसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों का ग्रुप है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट रेंडम सेलेक्शन, तो इन 10 के 10 स्टूडेंट्स में से या जो भी लोग हैं इन सभी की 100% चांसेस हैं कि इनका सिलेक्शन हो, ठीक है। एंड जो हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होती है वहाँ पे अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो इनको हम डिवाइड करते हैं क्राइटेरिया के बेसिस पर। तो वो क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, वो उनका एज भी हो सकता है, उनके वेट के अकॉर्डिंग भी हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके मार्क्स या परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन रेंडम एंड प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। तो इसके अलावा अब ऑप्शंस में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी की डायरेक्ट बात की गई है, ठीक है। सो नॉन प्रोबेबिलिटी में एक तो आता है कोटा सैम्पलिंग, दूसरा आता है कन्वीनियंट सैम्पलिंग, तीसरा आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, चौथा आता है जजमेंट सैम्पलिंग जिसको कि हम लोग पर्पजिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो इसमें भी हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। पहला आता है सिंपल या फिर इसको हम लोग अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। दूसरा आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तीसरा आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड फोर्थ टाइप होता है क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये होते हैं 4 इनके पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सेकेंड क्वेश्चन है सैम्पलिंग केसेस मीन्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि जो सैम्पलिंग केसेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि अगर हम लोग सैम्पलिंग को यूज करते हैं सैम्पलिंग फ्रेम्स के अंदर। दूसरा ऑप्शन बोलता है आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर द रिसर्च, यानी कि एक रिसर्च के लिए हम लोग किस तरह से लोगों को सेलेक्ट करते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दैट मीन्स सैम्पलिंग केसेस। तीसरा ऑप्शन बोलता है लिटरली द रिसर्चर्स ब्रीफ केस, तो जो रिसर्चर के
डिटेल में हम लोग केसेस को डिफाइन करते हैं, क्या उसको सैम्पलिंग केस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो भी सैम्पलिंग हम लोग लोगों के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविजन प्रोग्राम्स या फिर सोशल मीडिया के थ्रू कलेक्ट करते हैं, उसको बोला जाता है सैम्पलिंग केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन जो होती है उसको पैरामीटर बोला जाता है। सिमिलरली जो सैंपल इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है यूनिवर्स, इन्फेरेंस, सैम्पलिंग डिजाइन एंड स्टेटिस्टिक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको सिर्फ याद रखनी है। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि सैम्पलिंग इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, तो सिमिलरली पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आंसर होगा पैरामीटर। तो अब आपको बताती हूँ कि पॉपुलेशन क्या होता है। ठीक है, सो पॉपुलेशन होता है एक एंटायर ग्रुप, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग कंक्लूजन को, अपने रिसर्च के कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 10 लोगों का ग्रुप है, जिनके थ्रू हम लोग क्वेश्चनेयर लेकर के या फिर इनको सैंपल के रूप में यूज करके क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। तो ये अभी मैंने आप लोगों को बताया है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी, डी एंड ई। ठीक है, जजमेंटल, स्नोबॉल एंड कोटा सैम्पलिंग, तो ये तीनों आते हैं प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग प्रोसीजर्स विल बी अप्रोप्रिएट फॉर कंक्लूडिंग रिसर्चेस विद एम्पीरिको इंडक्टिव रिसर्च पैराडिगम। तो जहां पे भी आप लोगों को एम्पीरिको इंडक्टिव रिसर्च की बात आती है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कि एनी ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। तो जहां पे भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा वहां पे हमेशा एम्पीरिको इंडक्टिव रिसर्च की बात की गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज suppose we have to investigate the working efficiency of nationalized bank of india, which one of the following would you follow। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर एक कोई बैंक के थ्रू यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है, तो यहीं से आप लोगों को चीजें क्लियर होनी चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया पूछा गया है, ठीक है, तो उसमें अगर हम लोग किसी के वर्क को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वहां पे क्या होगा, मल्टीपल स्टेजेस पे हम लोग सैम्पलिंग करेंगे। जैसे स्टाफ का अलग होगा, उसके बाद लोगों का अलग सैंपल हम लोग कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a research problem is related to heterogeneous population, the most suitable sampling method is। तो अगर हम लोग हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन यानी कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों को यूज करके जो है पॉपुलेशन के थ्रू डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग और लॉटरी सैम्पलिंग। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि लॉटरी सैम्पलिंग कोई टर्म नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक बार डिटेल में बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता क्या है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन को यानी कि ग्रुप को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इन सब पॉपुलेशन यानी कि इसको सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इन सब ग्रुप्स को बोला जाता है स्ट्राटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों का ग्रुप है, तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं या तो इनके एज के बेसिस पे कि 0 से लेकर के 10 ईयर्स के स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो अलग चले जाएं। ठीक है, 11 से 15 वाले अलग चले जाएं, या फिर उनके वेट के अकॉर्डिंग हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके क्लास के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या करते हैं, हम लोग पॉपुलेशन को अगेन सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसमें हर एक ग्रुप होता है उसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक से डिफरेंसेस है ना इन सभी के बीच में, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि क्लस्टर एंड स्ट्रेटिफाइड ये किस में आता है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आता है। एंड जो नेक्स्ट है हमारे पास कन्वीनियंट सैम्पलिंग, ये आता है नॉन प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, सो कन्वीनियंस या कन्वीनियंट सैम्पलिंग जो होता है, इसमें हम लोग उन इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करते हैं हु हैपन टू बी मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्च।
ठीक है, यानी कि ग्रुप में से ऐसे लोगों को हम उठाएंगे जो कि हमें पता है कि मोस्ट एक्सेसिबल है। मान लीजिए 50 लोगों का ग्रुप है, तो उसमें से हमें 5 ऐसे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है जो कि डांस बहुत अच्छा करते हैं, तो उसमें यूज करेंगे कन्वीनियंट सैम्पलिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। तो अगर फाइनाइट है, हमें फाइनाइट नंबर ऑफ पीपल वहां पे अवेलेबल हैं, तो कौन से टाइप के मेथड को हम यूज करेंगे? तो आंसर होगा हमारे पास, राइट आंसर, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है? इसको हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरह बोल सकते हैं, लेकिन डिफरेंस बिल्कुल छोटा सा होता है इन दोनों में। वो ये होता है कि ये थोड़ा इजी होता है। ठीक है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो होता है ये थोड़ा इजियर होता है एज कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर एक मेंबर जो होता है पॉपुलेशन में, उसको हम एक नंबर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, बट ये जो अगर हम लोग रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो उसमें रैंडमली नंबर अलॉट कराए जाते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में सिस्टमैटिक वे से उनको नंबर अलॉट किए जाते हैं, तो जिससे कि हम लोग उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर हमें नंबर, चाहे हम रोल नंबर की ही बात करते हैं, रोल नंबर अलॉट कराने हैं, तो मान लीजिए हम उनको मार्क्स के अकॉर्डिंग नंबर दे रहे हैं। जो क्लास में फर्स्ट आया है उसको रोल नंबर 1, जो सेकंड है उसको रोल नंबर 2, तो उसको बोला जाएगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज। ठीक है, सो जनरलाइज्ड कंक्लूजन जो होता है एक रिसर्च का, एक सैंपल का, उसको क्या बोला जाता है? डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, पैरामीटर इन्फेरेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर वी हैव इज डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो कैसे हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसी के थ्रू हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। Last question is which one of the following principle is not applicable to sampling। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल है जो सैम्पलिंग में यूज होता ही नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सैंपल यूनिट्स मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। तो किस यूनिट पे, किस क्राइटेरिया के बेस पे हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। दूसरा है सैंपल यूनिट्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यानी कि डिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर एक कंप्लीट है तो दूसरी जो है कहीं ना कहीं इस पर डिपेंडेंट होगी, कहीं ना कहीं ये डेटा हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे, नेक्स्ट सैम्पलिंग पे यूज करेंगे। सेम यूनिट ऑफ सैंपल शुड बी यूज थ्रू आउट द स्टडी, यानी कि एक ही तरह का सैंपल हम पूरी रिसर्च में यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है सैंपल यूनिट्स मस्ट बी चूजन इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। ठीक है, तो सिस्टमैटिक वे में एंड एक ऑब्जेक्टिव मैनर में हम लोग इन यूनिट्स को कलेक्ट करते हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जितने भी सैंपल यूनिट्स होते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे पूछा गया था नॉट, तो हमेशा इस चीज पे फोकस करना है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इजी, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ये 10 क्वेश्चंस थे। एंड आई होप इन 10 क्वेश्चंस की हेल्प से जितने भी हमारे सैम्पलिंग के टाइप्स थे, जितनी भी उनकी टेक्निक्स थी, वो सभी आप लोगों को क्लियर होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।